बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 10th की मैथ का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर के कुछ असर्शन एंड रीजन बेस्ड एमसीक्यू। जैसा कि आपको पता है कि आपके टर्म 1 में जो एमसीक्यू एग्जाम होने हैं उसमें आपको इस तरीके के क्वेश्चन भी आएंगे जिसमें आपको चार ऑप्शन में से किसी एक राइट ऑप्शन पे टिक लगाना होगा, अपने ओएमआर शीट में फिल करना होगा। आज हम क्या करेंगे, आज हम पहले थोड़ा समझेंगे कि असर्शन और रीजन के क्वेश्चन होते क्या हैं और इन्हें कैसे आप समझकर सोल्व कर सकते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन में थोड़ा टाइम आपको लग सकता है, तो मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा कि आपके जब आपके एमसीक्यू के एग्जाम होंगे ना, तो उसमें कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको ऑलरेडी आते होंगे। मतलब उसमें सिर्फ आपको ओएमआर शीट में जाके आपको गोले फिल कर देने होंगे, वो क्वेश्चन का आंसर आपको पहले पता होगा। तो जो जो क्वेश्चन आपको आते होंगे जिनका आंसर आपको पहले से पता है, जिसमें आपको 10 से 20 सेकंड ही लगे सोल्व करने में, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि उन क्वेश्चन का टाइम आप अपने केस स्टडी वाले क्वेश्चन में और इन क्वेश्चन में दे सकते हैं। चलिए अब करते हैं जरा शुरू अपने आज के टॉपिक को। सबसे पहले समझते हैं कि ये जो चार बातें लिखी हुई हैं, चार पॉइंट्स लिखे हुए हैं ए बी सी डी, ये है क्या। आपको यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि असर्शन को ए से डिनोट किया गया है और रीजन को आर से डिनोट किया गया है। अब क्या क्या केस बन सकते हैं। केस पहला ये बन सकता है कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। कहा गया है कि आपका असर्शन और रीजन जो भी आपको दिया गया होगा वो सही भी हो सकते हैं, ये आपको सोल्व करके पता चलेगा। जो भी आपको दिया गया होगा ये आपको सोल्व करना पड़ेगा, उसके बाद आपको पता चलेगा। और दूसरी बात यही इसी सेंटेंस में कही गई है कि आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, कि आर जो है, रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की। मतलब कि असर्शन की जो एक्सप्लेनेशन है, रीजन है, वो एकदम करेक्ट है। इसको मैं अभी डिटेल में समझाऊंगा, अभी के लिए आप इतना समझिए। बी पॉइंट में क्या रखा है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। कहा गया है कि ए और आर, असर्शन और आर रीजन ट्रू है, बट जो एक्सप्लेनेशन है ना, रीजन जो दे रखा है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है आर की। हालांकि रीजन सही है, जो उन्होंने बता रखा है वो आंसर वही आ रहा है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, असर्शन उससे मिलता जुलता नहीं है, कुछ डिफरेंट ही बात हो रही है उसमें। सी ऑप्शन है ए इज द ट्रू बट आर इज फॉल्स, मतलब असर्शन इज ट्रू है और रीजन जो है वो गलत है। ये आपको सोल्व करके पता चल जाएगा। और ऐसे डी ऑप्शन है असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। तो जो सी और डी ऑप्शन है ना, इसमें तो कुछ ज्यादा समझने वाला नहीं है, सोल्व करके आप पता चल जाएगा। असर्शन जो उन्होंने दे रखी होगी वो आपके आ गई तो आपका तो ट्रू है, रीजन जो उन्होंने दे रखा होगा वो आपको नहीं आया तो आपका वो फॉल्स है। तो आप सिंपल सी और डी तो आपको समझने वाली बात ज्यादा है नहीं इसमें। मैं आपको बी और डी को थोड़ा डिटेल में समझाना चाहूंगा क्योंकि बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। पहला जो है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, मतलब असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, और आर जो है ना वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की। इसको ऐसे समझिए, एक ट्रायंगल है, आपको असर्शन क्या रखी है कि इक्विलेटर ट्रायंगल है थ्री इक्वल साइड, कि एक इक्विलेटर ट्रायंगल की तीन इक्वल साइड होती है। तो आपको पता चल गया, बिल्कुल सही बात है भाई, असर्शन एकदम करेक्ट है, तीन इक्वल साइड होती है इक्विलेटर ट्रायंगल की। और रीजन आपको दे रखा है ईच एंगल ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल इज 60 डिग्री, और जो इक्विलेटर ट्रायंगल का हर एंगल होता है ना वो भी 60 डिग्री का होता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे देखिए कि इक्विलेटर ट्रायंगल की दोनों में बात हो रही है, असर्शन में भी मैंने इक्विलेटर ट्रायंगल के बारे में बताया, रीजन में भी मैं इक्विलेटर ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। तो इस केस में जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आई होप आपको पहले एग्जाम्पल से समझ में आया होगा कि पहले ऑप्शन और दूसरे ऑप्शन में क्या डिफरेंस है। अब जरा इसको एक सेकंड एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं। सेकंड एग्जाम्पल में असर्शन जो है वो है इक्विलेटर ट्रायंगल हैज थ्री इक्वल साइड। दूसरी बात क्या रखी है, रीजन में स्क्वायर हैज फोर इक्वल साइड। देखिए दोनों बातें सही हैं। दर्शन में जो कह रखा है कि इक्विलेटर ट्रायंगल की तीन इक्वल साइड होती है, बिल्कुल होती है। और रीजन में आपको क्या रखा है, स्क्वायर हैज फोर इक्वल साइड, स्क्वायर हैज फोर साइड। तो ये बात भी ठीक है। अब इस केस को आप ऐसे समझिए, केस जो बिलोंग करता है वो बी से करता है कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, असर्शन भी सही है रीजन भी सही है, बट जो रीजन है ना वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन की, क्योंकि यहाँ मैं इक्विलेटर ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ और रीजन में मैं स्क्वायर की बात कर रहा हूँ। तो इस केस में आप ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट करके आएंगे। आई होप आपको आपके डाउट क्लियर हुए होंगे कि कब आपको ऑप्शन ए सिलेक्ट करना है, कब आपको ऑप्शन बी सिलेक्ट करना है। चलिए अब आप करते हैं अपने आज का मेन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, जो कि बेस्ड है आपके असर्शन पे और रीजन पे। असर्शन हमें क्या कह रहा है, इफ एचसीएफ इज 336,54 is equal to 6, then LCM is 336 54 is equal to 3000। मतलब कह रखा है कि दो नंबर हमें पता है ए और बी, हमें नंबर पता है कि उनका एचसीएफ जो है वो 6 है। एचसीएफ कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। हमें बताना है कि एलसीएम भी 3000 आ रहा है, ये इसको आपको सोल्व करके पता चलेगा।
ऐसे क्या रीजन दे रखा है, द सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196 इज 4। आपको क्या करना होगा रीजन में कि 196 का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा, उसके बाद जो भी आपके प्राइम नंबर आए होंगे, प्राइम फैक्टर आए होंगे, देखना होगा कि उनकी पावर को जोड़ के क्या 4 आ रहा है। अगर आपके दोनों केस में आप जब सोल्व करेंगे आपका एलसीएम 3000 आ जाता है और आपका प्राइम फैक्टराइजेशन में सम ऑफ द एक्सपोनेंट 4 आ जाता है, तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे कि assertion is true, both both assertion and reason are true but R is not the correct explanation of A। आप ये करके आएंगे कि assertion और reason true है but जो R है वो correct explanation नहीं है। बट इस केस में आपको देखना पड़ेगा पहले सोल्व करके कि क्या वो सही भी हो रहे हैं, मतलब जो उन्होंने दे रखे हैं आंसर क्या वो सही है। चलिए अब बिना देरी के सोल्व करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हमें पता है, पहले हम assertion को सोल्व करेंगे जो उन्होंने बता रखा है कि LCM 3000 है। We know that the product of number is equal to the product of their HCF and LCF। हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर हमेशा इक्वल होते हैं प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ के। तो इसी से हमारा एक फॉर्मूला भी बन जाता है, क्या बन जाता है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी, मतलब कि ये है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अब आपको क्या करना है, आपको जो गिवन है, क्योंकि हमें एलसीएम पता करना है कि एलसीएम हमारा 3000 आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो एलसीएम तो हमें निकालना है, तो एलसीएम को तो वैसे ही मेंशन कीजिए। एचसीएफ हमें पता है 6 है, एचसीएफ 6 है, और ए और बी भी हमें पता है, तो ए कितना है 336 और बी कितना है 54, क्योंकि हमने ए मान लिया, ये हमने बी मान लिया। अब इसको सोल्व करके देखिएगा कि एलसीएम आपका कितना आ रहा है। तो एलसीएम हमारा कितना आ रहा है, जब ये मल्टीप्लाई में था 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, तो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, राइट हैंड साइड आके डिवाइड हो जाएगा। 6 के टेबल में 54 हमें पता है कितने पे आता है, 9 पे आता है, और 336 को जब आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 3024। अब देखिए, और इन्होंने बता रखा है 3000। अब आपके दिमाग में पता चल गया होगा कि असर्शन तो भाई हमारी गलत है। अब जब आपको ये पता चल गया कि असर्शन हमारी गलत है, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि भाई पहला ए ऑप्शन और बी ऑप्शन तो हमारे आंसर हो ही नहीं सकते हैं, ऑप्शन हमारा सी या डी में से कोई एक हो सकता है। वो कैसे पता चलेगा, वो अब हमें रीजन का जब हम सोल्व करेंगे, जो रीजन हमें दे रखा है कि 196 को आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, उसके बाद जो उसके पेयर बनेंगे, प्राइम फैक्टर बनेंगे, उसके एक्सपोनेंट को प्लस करके अगर 4 आ रहा है, तो अगर 4 आ रहा है तो आप कहेंगे कि assertion is false, reason is true। अगर false नहीं आ रहा तो आपका रीजन भी सही नहीं होगा, रीजन भी सही नहीं है और assertion भी सही नहीं है। तो अब चलिए इसको सोल्व करते हैं। इसको कैसे सोल्व करोगे आप, इसमें आप किस तरीके से सोल्व करोगे, इसमें आप लिखोगे पहले 196 और आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन लोगे, तो 2 लिख के आप पहले देखिए किस पे जा रहा है, 98 पे जा रहा है। फिर 2 लिख के देखिए किस पे जा रहा है, 98 जा रहा है 49 पे, क्योंकि 2 के टेबल में 98 48 पे आता है। फिर ये 7 पे जाएगा, तो 7 के टेबल में 49 7 पे आता है, और फिर ये 7 पे जाएगा, 7 के टेबल में 7 1 पे आता है। तो हमें पता चल गया, हमें नंबर मिल गया, प्राइम नंबर मिल गया है 2 की पावर 2 और 7 की पावर 2। अब इनके पावर को आप प्लस करके देखिए कि पावर को प्लस करके कितना आ रहा है, पावर को प्लस करके 4 आ रहा है, सेम हमें 4 ही दे रखा था। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा assertion is false but reason is true। तो इस पे आप मेंशन करके आएंगे, तो यही हमारा ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। आज के लिए दोस्तों इतना ही। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।